हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है रेलवे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्लेटफॉर्म द्वारा निकाला गया है 3200 प्लस साइंस का, उसी के प्रश्न को आज हम लोग करेंगे, जो कि सेट नंबर 7 को आज हम लोग करेंगे। ठीक, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक सूचना है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज बर्ड से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहां जा कर के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज जो है ग्रुप डी द्वारा जो है 22/8/2022 को हुआ था आपको फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम, उसी के प्रश्न को आज हम लोग करेंगे। ठीक, चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न का है कि नीचे दिए गए चित्र है ए और बी है। ठीक, ए और बी चित्र है, ये दो प्रकार के कोशिका विभाजन को दर्शाया गया है। यानी कि ए चित्र है एक दूसरा कोशिका विभाजन है और बी दूसरा कोशिका विभाजन गया है। ठीक है, इसके संबंध में कौन सा विकल्प निम्न प्रश्नों का सही उत्तर प्रदान करता है। देखिए, प्रश्न 1 नंबर में कहा है कि कोशिका विभाजन का प्रकार क्या है। ठीक है, ये दोनों जो कोशिका विभाजन है तो ये किस प्रकार का कोशिका विभाजन है, इस चीज़ को 1 नंबर में कहा है। 2 नंबर में कहा है कि विभाजन बी कब और कहाँ होता है। ठीक, अब देखिए पहले 1 नंबर का जवाब देते हैं। ठीक, देखिए ए नंबर जो है ये आपको समसूत्री विभाजन है। ठीक, और बी नंबर क्या है आपको अर्धसूत्री विभाजन है। ठीक है, क्या है ए नंबर क्या है आपको समसूत्री विभाजन है और विकल्प बी क्या है अर्धसूत्री विभाजन। देखिए समसूत्री विभाजन क्या होता है, इसके द्वारा जो है ना आपको एक मातृ कोशिका से आपको 2 संतति कोशिकाएं का निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है आपको कि 4 कोशिकाएं निर्माण होता है। ठीक है, और अर्धसूत्री कोशिका जो है केवल और केवल जनन कोशिका में ही होता है। ठीक, अब देखिए बी 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका विभाजन बी कब और कहाँ होता है। देखिए विभाजन बी जो है ये युग्मनों के निर्माण के लिए जो है आपको जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक, किस ऑप्शन में दिया है तो ए नंबर में समसूत्री विभाजन, बी अर्धसूत्री विभाजन, और ये युग्मनों के निर्माण के लिए जनन कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि धातु के ऑक्साइड सामान्यतः डैश प्रकृति के होते हैं। धातु का जितना भी ऑक्साइड है वो सारा क्या होता है आपको क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है ना, देखिए धातु का जो भी ऑक्साइड है धातु का वो क्या होता है आपको क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक ना, क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक, और अधातु का ऑक्साइड जो है ये आपको अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक ना, ये हमसे पूछा है धातु का ऑक्साइड, तो धातु का ऑक्साइड आपको क्षारीय प्रकृति का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से किस गैस का निर्माण करता है। ठीक, देखिए एल्कोहल जो होता है इसका फॉर्मूला था आपको C2H5OH, ये है आपको C2H5OH, ये क्या करता है आपको सोडियम के साथ अभिक्रिया करने। ठीक है, Na क्या है सोडियम है, इससे अभिक्रिया करके क्या बना लिया, ये देखिए आपको 2C2H5ONa और H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस निकाला। ठीक है, आपसे पूछा है कौन सा गैस निकलेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो ये किस ऑप्शन में दिया, तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। कि चुंबकीय क्षेत्र में जो आपको परिवर्तन द्वारा जो प्रेरित धारा होगा, इस प्रक्रिया जो उत्पन्न प्रक्रिया होगा इसे क्या कहेंगे, इसे जो है आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना, देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है ये नियम दिए थे किसने, तो ये आपको माइकल फैराडे ने दिए थे। ठीक ना, तो माइकल फैराडे ने आपको विद्युत चुंबकीय नियम 2 नियम दिए थे। पहला नियम कहता था कि जब तक किसी भी कुंडली है, ठीक कोई भी कुंडली है, उससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होता है तभी प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। क्या हुआ कि जब तक कोई भी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तभी प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। और दूसरा नियम क्या कहा था कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, लेकिन ये विपरीत दिशा में होता है। ठीक,
ये किसने दिया था? तो माइकल फेराडे ने दिया था। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। नीचे दो कथन दिया गया है, उस पर विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कि मानव अमाशय नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है। नहीं, मानव अमाशय जो है ये आपको HCl का उत्पादन करता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ठीक है ना, यहाँ नाइट्रिक अम्ल दिया है तो ये गलत दिया हुआ है, तो कथन तो गलत है। कथन एक गलत है। आप कथन तुम देखिए, कहा आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय को क्षति पहुँचाए बिना भोजन के पाचन मदद करता है। सही बात है, HCl जो है आपको अमाशय को क्षति बिना पहुँचाए, लेकिन ये भोजन को पाचन में मदद करता है। यानी कि एक गलत है और दो सही है, किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, कथन दो सही है। ठीक ना, और एक गलत है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस समूह के तत्वों में अम्लीय ऑक्साइड बनने की प्रवृत्ति होती है? यानी अम्लीय ऑक्साइड बनने का मतलब क्या हुआ कि वो धातु, वो क्या होना चाहिए आपको? अधातु होना चाहिए। ठीक ना, देखिए आवर्त सारणी, देखिए आवर्त सारणी में जो है ये जिगजैग लाइन है, ये पीला वाला, ये जो जिगजैग लाइन है, इस जिगजैग लाइन के इस साइड जो है कि बाईं तरफ जो है सारा धातु है, सारा क्या है आपको? धातु है। ठीक, धातु है। और जिगजैग लाइन के इस साइड यानी दाहिनी तरफ क्या है आपको? तो अधातु है। ठीक, इधर साइड आपको अधातु है। ठीक, बाईं साइड धातु है और इधर अधातु है। ठीक, हम जानते हैं कि देखिए धातु का जो ऑक्साइड होता है वो आपको क्या होता है? धातु का ऑक्साइड, तो धातु का ऑक्साइड आपको क्षारीय होता है और अधातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होता है। ठीक ना, यहाँ का कौन सा समूह जो कि अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति रखता है? तो समूह देखिए, पहला दिया है आपको 13, तो 13 देखिए कहाँ है? तो ये 13 है। 13 है तो यानी कि ये जो है आपको सारा धातु है, तो ये नहीं बनाएगा। ठीक, दो दिया है, दो देखिए यहाँ है, यहाँ देखिए यहाँ भी तो सब धातु है, नहीं होगा, एक भी नहीं होगा। अब देखिए 16 नंबर एक ही बचा है, तो 16 नंबर ही इसका उत्तर होगा, क्योंकि देखिए 16 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, जो कि अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि दो पारदर्शी माध्यम ए और बी में प्रकाश की चाल अगर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और दूसरा माध्यम है जिसमें 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक क्या होगा? देखिए माध्यम बी के सापेक्ष जो है आपको माध्यम ए का अपवर्तनांक निकालना होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपको? माध्यम बी के सापेक्ष इसमें तो ए में निकालना है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपको माध्यम बी में प्रकाश की चाल, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो किस में? तो माध्यम बी में, और बटा हो जाएगा आपको माध्यम ए में प्रकाश की चाल, क्या हो जाएगा? बटा माध्यम वेलोसिटी ऑफ लाइट प्रकाश की चाल वो कितना है? तो वह देखिए माध्यम बी में प्रकाश की चाल क्या है? तो यह आपको 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बटा क्या है आपको? तो माध्यम ए में है आपको 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है ना, यानी कि मीटर पर सेकेंड से दोनों पहले कट जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए कैसे कटेगा, तो उसके बाद देखिए आपको ये 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा, यानी कि 2.25/2 बचा। ठीक, देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए 2 × 2 यानी क्या आ जाएगा? 1.125 आ जाएगा। ठीक, नहीं तो ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि अधिकांश जंतुओं में गति इनमें से किस तंत्रों के समन्वित गतिविधि है? यानी कि कोई भी जंतु है जो कि गति करता है, तो इस समय से कौन सा तंत्र है जो कि उसको गति करने में मदद करता है? तो ये जो है आपको पेशी भी है, कंकाल भी और तंत्रिका तंत्र भी, ये सब क्या है? इसका समन्वित रूप है जो कि उसको गति करने में मदद करता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कि रंगहीन लवक क्या कहलाता है? ठीक, देखिए रंगहीन लवक जो है ये आपको ल्यूकोप्लास्ट कहलाता है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक ना, देखिए लवक जो है ना सामान्यतः 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? तो एक अवर्णी लवक, कौन कौन होता है? अवर्णी लवक, एक होता है आपको वर्णी लवक और एक होता है हरित लवक। ठीक, ये जो आपको अवर्णी लवक है इसे ही आपको कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक ना, ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक ना, और जो वर्णी लवक है उसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। ठीक ना, क्रोमोप्लास्ट, और जो हरित लवक है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक,
यहाँ हमसे क्या पूछा है, रंगहीन लवक जो अवर्णी लवक होता है यही रंगहीन होता है, ठीक नहीं, इसका कोई कलर नहीं होता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक नहीं। ये देखिए पादप में कहाँ पर पाया जाता है, तो जहाँ पर सूर्य की प्रकाश नहीं पड़ती है तो ये जड़ में पाया जाता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं समान आकार का प्रतिबिंबित करता है तो वस्तु कहाँ पर होगा, ठीक ना। देखिए कोई भी अवतल दर्पण है, क्या है आपको, अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है और ये क्या है आपको, वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र को सी से डिनोट किया जाता है, ठीक ना। तो ये क्या है आपको, तो ये वक्रता केंद्र है, सी क्या हो गया, वक्रता केंद्र, और ये आपको इसका फोकस दूरी हो गया यानी एफ, ठीक। और यहाँ पर आपको दर्पण पर पोल हो गया, ठीक। क्या कर रहा है कि यदि अवतल दर्पण में किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं समान आकार का प्रतिबिंब बन रहा है तो समान आकार का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में किस स्थिति में बनता है, तो जब जो है हम वस्तु को कहाँ पर रखते हैं तो समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु को जब हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो समान आकार का प्रतिबिंब आपको बनता है, ठीक है ना। वहीं पर वक्रता केंद्र पर ही जो आपको समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा भी बनेगा। तो ये किस ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है सी पर, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि 100 ओम क्या कर रहा है, 100 ओम प्रतिरोध वाले एक धातु को तार है, ठीक है। ये है आपको धातु का तार जिसका प्रतिरोध क्या है, तो 100 ओम है, ठीक। ये क्या है, 100 ओम प्रतिरोध वाला धातु का तार है। इसको मोड़कर तार की लंबाई के बराबर परिधि वाले वृत्त बनाए गए। जितना ही तार का लंबाई है उसी के बराबर परिधि वाला जो है ना आपको वृत्त बना दिया गया है। और वृत्त के दो व्यास्तम सम्मुख बिंदुओं के बीच समतुल्य, ये दो व्यास्तम जो है ये एक है और ये दूसरा है, इसके सम्मुख के बीच जो है आपको समतुल्य प्रतिरोध निकालना है, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या होता है कि देखिए जब हम तार को जो है ना दो भागों में विभाजित करके उसकी वृत्तीय संरचना बनाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, आपको प्रतिरोध भी इसका आधा हो जाता है, ठीक है। कि 100 ओम का प्रतिरोध था तो क्या हो जाएगा, 50 ओम का हो जाएगा, ठीक है। R1 50 हो जाएगा और R2 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये किस क्रम में जुट गया, तो अब ये देखिए आपको समांतर क्रम में जुट गया। तो समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध होता है आपको 1/R1 + 1/R2। तो 1/R1 कितना है आपको 50 है प्लस 1/R2, तो ये भी आपको 50 ही है, ठीक। इसका LCM 50 हो जाएगा, ऊपर में 112 हो जाएगा, ठीक है। 2/50 यानी कि 2/50 कटेगा तो 25 यानी 1/25 हो जाएगा। तो R बराबर कितना हो जाएगा आपको, तो 25 ओम हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी दिए गए पारदर्शी माध्यम का वर्तनांक अगर 1.5 है, अब वर्तनांक को म्यू से डिनोट किया जाता है, हमको क्या दिया हुआ है, तो म्यू क्या है आपको 1.5 है, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, तो कोई म्यू जो है अब वर्तनांक बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपको, म्यू बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक। किसमें, तो आपको निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक। देखिए यहाँ हमको क्या कह रहा है, किसी दिए गए माध्यम में अवर्तनांक, और वर्तनांक हमको कितना दिया है, तो वर्तनांक आपको 1.5 दे दिया है, ठीक ना। ये किसके बराबर है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है, ठीक। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। अब बटा माध्यम में प्रकाश चाल हमको ज्ञात करना है, इसे भी मान लेते हैं, ठीक। अब देखिए तो माध्यम प्रकाश चाल क्या हो जाएगा, v बराबर क्या हो जाएगा आपको, तो 3 × 10⁸ बटा 1.5 हो जाएगा। ये देखिए 10 ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि 3 × 5 = 15, 1 10 ऊपर 5 दूनी 10, यानी कि 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा के चालन की जांच करने के लिए रवि एक प्रयोग करता है, ठीक है। कि विद्युत धारा उसमें चलता है कि नहीं चलता है, उसके लिए एक प्रयोग करता है रवि नाम का आदमी, ठीक है, प्रयोग कर रहा है। और वह विभिन्न जलीय विलयन द्रव लेता है, जैसे विद्युत अपघट्ट के रूप में उसे लेता है और उसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करने का प्रयास करता है और परिपथ को एक बल्ब के साथ जोड़ता है। तो निम्न में से किस उपस्थिति में बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। बल्ब जो है किस में नहीं चलेगा, ठीक। देखिए ऑप्शन एम दिया है आपको कैल्शियम क्लोराइड, ठीक। देखिए जब कैल्शियम क्लोराइड हो गया, उसके बाद देखिए कैल्शियम
क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया और कॉपर सल्फेट हो गया, ठीक है ना। इस सब में जब डुबाया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित करता है, तो ये क्या होता है, आपको आयनों में टूट जाता है तथा यह क्या करता है, आपको विद्युत प्रवाह में सहायक। तो आयन में टूटा तो विद्युत प्रवाह में सहायक होगा ही। लेकिन ये ऑक्टेन जो है आपको, ये ऑक्टेन ये क्या है, तो एक प्रकार की ये कार्बनिक यौगिक है जिससे विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी से जो है आपको विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगा ऑक्टेन से, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि एन फेरों वाले एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और समान धारा को वहन करने वाले समान त्रिज्या की एकल वृत्ताकार लूप के कारण उत्पन्न क्षेत्र का अनुपात हमको पूछा है, ठीक। देखिए हमको दिया क्या हुआ, वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या हमको n दे दिया है और एक लूप वाला फेरा है, उसमें क्या है, आपको एक फेरा है, ठीक ना। तो क्या होता है इसमें, देखिए चुंबकीय क्षेत्र में हम क्या प्राप्त करना है, तो फेरों की संख्या के लिए अनुक्रमानुपाती है, ठीक ना। ये क्या होता है, आपको नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल बटा नंबर ऑफ टर्न्स इन सिंगल कॉइल, ठीक ना। कॉइल में टर्न्स कितना है, आपको n है और सिंगल कॉइल में टर्न्स कितना है, लूप तो एक है। यानी क्या हो जाएगा, इसका अनुपात 1 n अनुपात 1 हो जाएगा, जो किस ऑप्शन में दिया है, ये आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि मनुष्य में ऑटोसोम कितनी जोड़ी होती है। देखिए मनुष्य में जो गुणसूत्र होता है ये टोटल आपको 46 होता है, यानी कि 23 जोड़ी होता है, ठीक है। तो उसमें देखिए पहला जो 22 जोड़ी होता है ये आपको लिंग गुणसूत्र नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अंतिम का जो होता है आपको 2 जोड़ी, यानी कि XY, पुरुष में XY और महिला में आपको XX होता है, ठीक ना। महिला में क्या होता है, XX होता है, ठीक। तो ये जो अंतिम का 2 है यही आपको लैंगिक गुणसूत्र, ठीक ना। जो लैंगिक गुणसूत्र है उसे आपको ओलोसोम कहा जाता है, ठीक ना। और जो अलैंगिक है उसे आपको ऑटोसोम कहा जाता है। यहाँ हमसे पूछा है मनुष्य में ऑटोसोम क्या होगा, तो ऑटोसोम की संख्या आपको 22 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि लैंगिक जनन क्या हो जाएगा आपको, तो एलोसोम और अलैंगिक जनन तो आपको ऑटोसोम हो जाएगा। इसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है कि पुष्प के किस जनन भागों की जनन कोशिकाएं होती है। यानी कि पुष्प के किन भाग है जिसमें कि जनन कोशिकाएं होगा, तो ये आपको पुंकेसर और स्थिकेसर में ही होगा। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि किसी चालक के टर्मिनलों के बीच 5 वोल्ट का विभवांतर आरोपित है, उसमें 2.5 मेगा एम्पियर की धारा उत्पन्न होती है, तो चालक का प्रतिरोध हमें पूछा है, ठीक है। देखिए हमको दिया है क्या क्या, देखिए 5 वोल्ट जो है ये आपको V का वैल्यू दे दिया है और इसमें देखिए 2.5 मेगा एम्पियर जो है ये आपको I का वैल्यू दे दिया और हमसे R का वैल्यू आपको पूछ लिया है, ठीक है, प्रतिरोध। तो आप ओम के नियम से जानते हैं कि V बराबर IR, यहाँ हमको R निकालना है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, तो V/I हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हम R निकालना है तो V का वैल्यू कितना है आपको, तो 5 बटा I का वैल्यू है आपको 2.5 मेगा एम्पियर। तो मेगा क्या होता है, 10 पावर -3 होता है, क्या होता है, 10 के पावर -3 होता है, ठीक। ये एक दशमलव रहेगा, ऊपर एक 0 हो जाएगा। देखिए 5 25 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया, यानी क्या हो गया आपको 2 गुना, ये 10 पावर -3 है, ऊपर जाएगा क्या जाएगा 10 पावर +3 हो जाएगा, यानी कि 2000 टोटल हो जाएगा, ठीक है ना। ये 2000 ओम जो इसका प्रतिरोध होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि डैश में ईस्ट बनाने का प्रयोग किया जाता है, यानी कि डैश बनाने में जो आपको ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। देखिए ये जो है आपको C6H12O6 है, ये ग्लूकोज है, जब इसका किण्वन किया जाता है तो किण्वन जो है आपको किसके उपस्थिति में होता है, तो किण्वन देखिए ये आपको ईस्ट और जाइमेज की उपस्थिति में होता है, ठीक है। ये क्या बनाता है आपको C2H5OH, जो क्या है प्रकार का ये शराब है, यानी पीने योग्य ये शराब है, ठीक ना। और इससे कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, ठीक ना। यहाँ हमसे पूछा है किसको बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, तो आपको C2H5OH बनाने में, यानी कि शराब बनाने में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक। चलिए अगला देखिए अगला प्रश्न है कि आज के परिदृश्य में मनुष्यों की अभिवृत्ति में हुए किस परिवर्तन ने अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के उत्पाद को कुछ हद तक कम करने में सहायता की है, ठीक। देखिए ऑप्शन एम जूट के थैली, ठीक है। जूट का थैली जब प्रयोग करने से पॉलीथीन का थैली बंद हो गया तो अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट उत्पाद में जो है ना बहुत सहायता मिला, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, जूट के थैली का उपयोग, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है
न्यूलैंड के अष्टक क्रमशः डैश से शुरू होते हैं और डैश पर समाप्त हो जाता है, ठीक है। देखिए न्यूलैंड का जो अष्टक है यही है आपको न्यूलैंड का अष्टक नियम, ठीक है। इसमें जो है टोटल 56 तत्व ज्ञात था, ठीक, जिसमें कि पहला तत्व हाइड्रोजन था और अंतिम तत्व क्या था, थोरियम था। और ये लागू कहाँ तक था, तो ये आपको कैल्शियम जो कि 20 नंबर पर था वहाँ तक ही लागू था। यहाँ हमसे पूछा है न्यूलैंड का अष्टक नियम शुरू कहाँ से हुआ है, तो हाइड्रोजन से शुरू हुआ है और थोरियम पर ख़त्म हुआ है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि एक तत्व ए जल के साथ अभिक्रिया करके एक विलयन बनाता है जो कि फेनोल्फथालीन के विलयन को गुलाबी कर देता है, तो तत्व ए डैश होने की संभावना है। देखिए एजी जो है ये आपको कि फेनोल्फथालीन क्या करा, एक तत्व जल, ये जो एजी जो है ये आपको जल के साथ अभिक्रिया करेगा ही नहीं, ठीक, तो इसको तो हटा ही दीजिए। देखिए दूसरा आपको मैग्नीशियम को देखिए हम जब जल से अभिक्रिया कराते हैं ये क्या बना लेता है, तो आपको MgO प्लस H2 निकालता है, ठीक। तो MgO जो है ये आपको एक प्रकार का क्षारीय पदार्थ हो गया, ठीक ना। देखिए जब क्षारीय पदार्थ पड़ता है आपको किस पर, जब कोई भी क्षारीय पदार्थ जो आपको फेनोल्फथालीन पर पड़ता है तो ये क्षार क्या करता है, आपको क्षारक फेनोल्फथालीन को गुलाबी कर देता है, ठीक नहीं, हमको गुलाबी अब पूरा कर देगा। तो ये तत्व कौन है, तो आपको मैग्नीशियम होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैग्नीशियम। और जब देखिए हम फेनोल्फथालीन को अम्लीय विलयन में डालते हैं तो ये आपको रंगहीन हो जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि जब किसी वस्तु को लेंस के 2f की दूरी पर रखा जाता है तो उत्तल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन m को डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना। ये देखिए उत्तल लेंस है, ठीक है। इस उत्तल लेंस में हम 2f1 जिसे कहते हैं इस पर रखा है वस्तु, तो इसका प्रतिबिंब जो है ना आपको 2f2 पर ही बनेगा और प्रतिबिंब का आकार जो है ना वस्तु के आकार के समान होगा, ठीक है ना। यानी कि वस्तु का हाइट यानी कि हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ हमसे आवर्धन पूछा है तो आवर्धन देखिए क्या होता है, आवर्धन बराबर आपको होता है हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। देखिए हाइट ऑफ इमेज कितना है, तो हाइट ऑफ इमेज देखिए यहाँ से कुछ दूरी यहाँ होगा जो कि इस साइड होती है आपको निगेटिव में हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज, और हाइट ऑफ ये जो आपको हो जाएगा तो ये आपको पॉजिटिव में हो जाएगा। तो ये आपको हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, आपको निगेटिव में हो जाएगा और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव में, क्योंकि बराबर है तो कुछ ही मान लेते हैं, जैसे x है मान लेते हैं तो ऊपर वाला x निगेटिव हो जाएगा, एक्स कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको -1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि m बराबर -1 इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि दी गई रासायनिक अभिक्रिया में से निम्न में से कौन सी रासायनिक जातियाँ क्रमशः ऑक्सीकारक और अपचायक के रूप में कार्य करता है। देखिए समीकरण आपको दिया हुआ है 2Al प्लस Fe2O3 दिया है आपको, Al2O3 प्लस 2Fe निकाला है, ठीक नहीं। तो इसमें क्या करें आपको ऑक्सीकारक और अपचायक के रूप में, देखिए यहाँ ऑक्सीकारक जो है आपको Fe2O3 है और अपचायक क्या है, एल्युमिनियम है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी चालक की प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर करता है। देखिए प्रतिरोध जो होता है R बराबर ρL/A होता है, तो ये किस पर निर्भर करेगा, L यानी लंबाई का ये समानुपाती हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको L का समानुपाती हो जाएगा R, और ये R क्या हो जाएगा आपको व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा पृष्ठकात का क्षेत्रफल का, और ये तापमान पर भी निर्भर करता है, ठीक है। यानी कि चालक की लंबाई पर करेगा, चालक के अनुप्रस्थकात के क्षेत्रफल पर भी करेगा और चालक के तापमान पर करेगा, लेकिन ये चालक से होकर प्रवाहित होने वाला धारा पर नहीं करेगा, ठीक ना। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर लें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, और जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख सकते हैं। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।